हेलो एवरीवन, दिस इज अमित पांडे और आज हम लेकर आ गए हैं आपका चैप्टर कॉल डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इस चैप्टर का नाम है फंक्शन डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो आज हम बेसिकली यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कवर करेंगे। इसके अलावा सप्लाई लॉ, डिमांड लॉ एंड ब्रेक इवन पॉइंट्स, ये सारे जो कॉमर्स रिलेटेड टर्म्स हैं ये हम सेकंड वीडियोज़ में कवर कर रहे हैं। गॉट इट। तो एफ वाई, बी कॉम, बी बी आई, बी एम एस, बैफ, इनके जो कॉमर्स के ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं इनके सेकंड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है फंक्शन डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशंस। गॉट इट। तो इसको हम यहाँ पे उसके तीन टॉपिक्स आज हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली फंक्शन डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये पार्ट हम आज यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे, तीनों को डिटेल में बहुत अच्छे से समझेंगे। गॉट इट। सी इन मैथमेटिक्स ये मैं पूरे फील्ड के साथ हर एक चीज़ डिटेल में बताकर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। आज हम पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं विच इज़ कॉल्ड फंक्शन। इस वीडियो में इतने कवर करेंगे, बाकी के जो टॉपिक्स है जैसे डिमांड का जो लॉ है, सप्लाई लॉ है, ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं, जो एवरेज रेवेन्यू है, सब चीज़ें हैं वो हम सेकेंड वीडियोज़ में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टॉपिक कॉल फंक्शन। सो फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं इक्वेशन। सी इक्वेशन क्या चीज़ होती है? ये छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको कंप्लीट मैथ्स अंडरस्टैंड हो जाएगा और जब आप हायर एजुकेशन के लिए भी जाएंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो इक्वेशन क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which includes इक्वल टू साइन। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या कंटेन कर रहा हो, विच इंक्लूड क्या इंक्लूड कर रहा हो, इक्वल टू साइन इंक्लूड कर रहा हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब क्या चीज हो गया? जैसे फॉर एन एग्जांपल लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, मान लो ऐसा लिखा हुआ है। सो ये क्या कंटेन कर रहा है? इक्वल टू साइन। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है। तो सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये समझिए कि जब भी आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू साइन देखें तो आप उसे कह सकते हो कि ये क्या है? एक इक्वेशन है। आप इसको भी बोल सकते हो, जैसे लिखा है y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, या लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 7x, ऐसा भी लिखा हुआ है y इक्वल्स टू y क्यों, लेट्स से कोई और ले लेते, जैसे p लिखा हुआ है p इक्वल्स टू 2x प्लस 3, या ऐसे लिखा हुआ है q इक्वल्स टू 2y, या लिखा हुआ है फॉर एन एग्जाम्पल p इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ r। गॉट इट। 7 टाइम्स ऑफ r प्लस 9 ऐसे लिखा हुआ है मान लो। सो ये सब चीज़ें क्या है? इन सब चीज़ों को हम क्या बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन है। गॉट इट। क्यों? सिंपल सी बात है, मुझे क्या दिख रहा है? इक्वल टू साइन। तो अंडरस्टैंड करने के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि जब भी कोई चीज़ इक्वल टू साइन कंटेन कर रही हो तो आप उसे क्या बोल सकते हो? इक्वेशन बोल सकते हो। गॉट इट। सो इक्वेशन क्लियर हो गया। क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इंक्लूड इक्वल टू साइन। हम उसे क्या बोल सकते हैं कि वो एक इक्वेशन है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन। आप इसे चाहो तो नोट कर सकते हो मेरे साथ साथ, और अगर आपको मेरे रिटन नोट्स, इसके रिटन नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हो। गॉट इट। कंप्लीट, डन, ओके। सो अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या चीज़ है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फंक्शन क्या चीज़ होता है। तो फंक्शन क्या होता है? एन इक्वेशन विच टेक एनी इनपुट to give single output। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? एन इक्वेशन विच टेक एनी इनपुट, कोई भी इनपुट लेने पर हमें क्या मिले? एक सिंगल आउटपुट मिले। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ एक फंक्शन है। बात समझ में आ गई? ओके। जैसे हम बचपन में ऐसे लिखते थे, ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम क्या करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन होगा। इक्वेशन क्या चीज़ होती है मैंने पीछे बता दिया हुआ है। हमारे पास एक इक्वेशन होगा, हम यहाँ से क्या लेंगे? कोई इनपुट, और हमें क्या मिलेगा? एक सिंगल आउटपुट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया यहाँ तक? हम बचपन में क्या लिखते थे? ऐसे y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 ऐसे लिखते थे। कुछ और लिख लेते हैं इक्वेशंस, जैसे मैं लिख देता हूँ y इक्वल्स टू x स्क्वायर, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y इक्वल्स टू y क्यों, p इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ q प्लस 3, या r इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर। मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये बात तो क्लियर है कि ये सारी चीज़ें क्या है? एक इक्वेशन है। बात समझ में आ गया?
अच्छा ज़रा समझो यहाँ पर, अगर x की वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँ, जैसे मैंने x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, यानी y की वैल्यू 9 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 2 1 2, 2 और 5 7, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा y है डिपेंड करता है x पे, x जैसे जैसे बदलेगा y का एक वैसे वैसे वैल्यूज बदलेगी, गॉट इट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये जो y है ना, ये x का फंक्शन है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बात क्लियर है? सी आप y लिखो चाहे f ऑफ x लिखो, बात एक ही है, जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको कि हाँ भाई तुम y जो हो ना वो तुम फंक्शन हो x के, इसी को हम आप y बोलो, यही चीज आपकी क्या है, y। बात क्लियर है? अगर यहाँ पे y लिखा हुआ है, ये क्या कंटेन कर रहा है, x, यानी जैसे जैसे मैं x यहाँ पर बदलूंगा, x यहाँ पे इनपुट डालूंगा, वैसे वैसे मेरा क्या होगा, y चेंज होगा, तो मैं इसको भी क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैं जैसे जैसे q की वैल्यूज को चेंज करूंगा मेरा p क्या होगा, इफेक्ट हो गया, तो p क्या हो जाएगा, फंक्शन किसका हो जाएगा, q का हो जाएगा, क्योंकि q को चेंज करने पर, जैसे मैंने q की जगह 5 रख दिया तो 5 2 10, 10 और 3 कितना हो जाता है, 10 और 3 13, तो इसको हम बोलेंगे तुम फंक्शन किसके हो, तुम q के फंक्शन हो। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ पर r है, तो r किस पे डिपेंड कर रहा है, s पे, जैसे जैसे s चेंज होगा r भी चेंज हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, तुम किसके फंक्शन हो, तुम s के फंक्शन हो। इस तरीके से इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि आप एक्सप्रेशन को, कोई अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो आप उसको f ऑफ x भी लिख सकते हो, क्योंकि वो इनपुट वैल्यू ये क्या कंटेन कर रहा है, x कंटेन कर रहा है। अभी हम और अच्छे से समझेंगे, फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए मेरे साथ साथ, और फिर हम आगे चलते हैं। गॉट इट? कॉपी हो गया यहाँ तक, रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर्ली, यस परफेक्टली, गॉट इट। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम इक्वेशंस, फंक्शंस को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर हो गया पार्ट, मिटा दूं, चलो ओके। अब एक काम करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या होता है। परफेक्ट, लेट्स बिगिन। सो लेट्स से मैं ले लेता हूं y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, देखो ऐसे ले लिया, सही है, ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं x, यहाँ पे x एज ए इनपुट डालूंगा और मुझे एक y मिल जाएगा। चलो यहाँ पर आप जो इनपुट डालोगे वो x की जगह पे डालोगे, और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो y की जगह पे, आउटपुट एज अ y मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे कैसे, देखो अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 डाल दूँ तो 2 इंटू 0 कितना हो जाता है, 2, है ना, 2 इंटू 0 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, आंसर क्या आ जाएगा, 1। गॉट इट? नाउ अब यहाँ पर x की जगह क्या डाल दो, 1, तो अगर x की जगह 1 डाल दोगे तो 2 1 जा 2, 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। अब यहाँ पे 2 डाल दो, तो यहाँ पे x की जगह अपने 2 डाल दिया तो 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना हो जाता है, 5। फिर यहाँ पे मान लो मैंने क्या डाल दिया, कोई माइनस वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से -2, मैंने यहाँ पे -2 डाल दिया, तो 2 इंटू -2 कितना हो जाता है, -4 हो जाता है, राइट। तो -4 प्लस 1 कितना हो जाता है, -3। गॉट इट? क्लियर हो गया? तो देखो ये सारी चीजें क्या है, इनपुट, तो मैं कोई भी इनपुट दूं तो मुझे एक सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए, समझो, मैं कोई भी एक क्या करूं, एक इनपुट दूं तो मुझे यहाँ पे सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए, एक सिंगल आउटपुट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 डालने पर क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो, और 1 डालने पर 8 भी आ रहा हो। ओके, एक जो कोई भी इनपुट डाल रहे हो उसका एक सिंगल आउटपुट ही होना चाहिए, यही रूल है। और अगर ये रूल फॉलो हो रहा है तो वो चीज फंक्शन है, एल्स वो फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये सुनो, अभी बताया मैंने, सही बात है ना। ओके, अब जरा यहाँ पर भी x की जगह कुछ इनपुट्स ले लो, जैसे मैंने 0 ले लिया तो 2 इंटू 0 यहाँ पे आंसर 1 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह मैंने मान लो 2 ले लिया तो 2 टू 4, 4 और 1 कितना होता है, 5। यहाँ पर x की जगह आपने मान लो -2 ले लिया तो -2 इंटू 2 कितना होता है, -4 प्लस 1 कितना होता है, -3। गॉट इट? गॉट इट? अब देखो इसमें ये रिप्रेजेंट करने में एक और एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, और आपको ये जो पूरी चीज है, ये y की वैल्यू है विच इज 1। सी, इसके अंदर x एज ए इनपुट दिख रहा है, और ये जो पूरी चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, y। सिंपल। सो दिस इज ऑल्सो द वे विच यू कैन रिप्रेजेंट कि हाँ ये चीज एक फंक्शन है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अच्छा, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके FY BCom के बुक में ना उसने डोमेन, कोडोमेन, ये सब वर्ड्स यूज किए हुए हैं। अब उनको एक्सप्लेन तो नहीं किया हुआ है, बट अगर हम उसको अच्छे से डिटेल में समझ लें तो हमारे लाइक फर्दर स्टडीज के लिए बहुत यूजफुल होगा। और जो मैथ्स के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है, द वे वी हम सिर्फ एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ते हैं, तो जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा चेंज होगा। सो लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पर
एक चीज़ होती है, आप ऐसे दो इलिप्स बनाओ, ओके, इस शेप्स को इलिप्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे लिखो आप डोमेन और यहाँ पे लिखो आप कोडोमेन, ध्यान से सुनो। अच्छा, अब यहाँ पे ना इनपुट्स वैल्यू डाल दो। इनपुट क्या लिया था? 0 1 2 -2, 0 1 2 -2। आउटपुट क्या आ गया था? 1 3 5 -3, 1 5 1 3 5 और -3। कुछ और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने एक 7 भी ले लिया उसके अंदर। अब जरा देखो, 0 रखने पर मुझे आंसर क्या आया? 1, करेक्ट। 1 रखने पे आंसर मुझे क्या आया? 3। 2 रखने पे आंसर क्या आया? 5। और -2 रखने पे क्या आ गया? 3। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर है? तो ये डोमेन हो गया और ये पार्ट क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मैंने कोई भी इनपुट डाला हो तो मुझे सबका एक सिंगल आउटपुट आ रहा है। इसी को बोलते हैं 1-to-1 रिलेशन। 1-to-1 रिलेशन कि एक कोई भी इनपुट देने पर मुझे क्या आ रहा है? एक सिंगल आउटपुट आ रहा है। इस पार्ट को हम डोमेन और इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा नंबर लिया है। एक्चुअली क्या होता है कि जितने लोगों का ये दिख रहा है कि हाँ, कि यहाँ पर मैंने क्या दिया, कोई भी इनपुट दिया तो एक सिंगल आउटपुट इनका आ गया। इस पार्ट को हम रेंज कहते हैं। और अगर उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा नंबर है, ओके, तो इस पूरी चीज को हम बोलते हैं कोडोमेन। गॉट इट? इसलिए मैंने, क्योंकि मैं कोडोमेन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए मैंने एक नंबर को वेकेंट रखा हुआ है वहां पे। क्या ये बात इतनी क्लियर हो गई? समझ में आ गया? इसको कॉपी कर लो, दिख रहा है ये प्रॉपरली? ठीक, कॉपी कर लिया, समझ लिया? ओके, एक हो गया, क्या हो गया? 1-to-1 रिलेशन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसको अच्छे से समझने की और एक क्वेश्चन लेंगे, एक और इक्वेशन लेंगे जो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, पर वो भी फंक्शन है, उसको भी देख ही लेते हैं। कॉपी डन? ओके। अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं जो ऐसा हो, या मान लीजिए कि हाँ, मान लो हो y = x²। अब क्या होगा? ले लो, कुछ वैल्यूज ले लो। तो ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू ले लो 1 2 3 -1 -2। चलो मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 × 1 कितना हो जाता है? 1। स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर y आ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। -1 का स्क्वायर, तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे सिंपल सा है ये बात, -2 का स्क्वायर मतलब -2 × -2, तो -2 -2 कितना हो जाता है? +4 हो जाता है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा +4। इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या ले सकते हो? वैल्यू ले सकते हो, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो, आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे वैल्यू ले सकते हो, आंसर आ जाएगा 9। यहाँ पे वैल्यू ले लोगे, आंसर आ जाएगा +1। यहाँ पे वैल्यू ले लोगे, आंसर आ जाएगा +4। बात समझ में आ गई? गॉट इट? अब इसका भी चाहो तो आप ये बना सकते हो। सी, ये पार्ट बनाना जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दोनों बनाना जरूरी है। मैंने क्या किया, बस आपको अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई? 1 2 3 -1 -2। देखो y की वैल्यू क्या है? 149 149 5 6 भी ले लेते हैं यहाँ पे। इसको बोल देते हैं डोमेन और इस पार्ट को बोल देते हैं को डोमेन। चलो मुझे बताओ 1 पे आंसर क्या आ रहा हो? 1। 2 पे आंसर क्या आ रहा है? 4। 3 पे आंसर क्या आ रहा है? 9। देखो -1 जब मैंने रखा तो उसका आंसर क्या आ रहा है? जब मैंने -1 रखा तो आंसर क्या आ रहा है? -1 रखने पे आंसर क्या आ रहा है? देखो 1 आ रहा है। और -2 पे आंसर रखने पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। अब इस पार्ट को समझो, इस पार्ट को समझो। मैं कोई भी इनपुट दूं, मुझे एक सिंगल आउटपुट आना चाहिए। आ रहा है, आ रहा है। देखो मैंने 2 रखा तो भी एक सिंगल आउटपुट 4 है, और -2 रख रहा हूं तो भी मुझे एक सिंगल आउटपुट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये भी क्या बोला जाएगा? फंक्शन बोला जाएगा। इसको बोलते हैं, इस पार्ट को हम बोलते हैं, क्या लिख दूं? इस पार्ट को हम बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशन। मैनी टू वन रिलेशन। गॉट इट? ये भी क्या होगा? एक फंक्शन माना जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर होगी? इसके अलावा और किसी भी तरीके का अगर रिलेशन बन रहा है तो वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। गॉट इट? क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? इसको कॉपी कर लो फटाफट। डन? तो आपका ये फंक्शन कवर हो गया। तो मैं फंक्शन का एक और डेफिनेशन बना सकता हूँ। क्या हो सकता है बताओ? फंक्शन का एक और डेफिनेशन ट्राई करो। और क्या लिख सकते हैं? तो फंक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं कि जो 1-to-1 रिलेशन, क्या 1-to-1 रिलेशन
और मैनी टू वन रिलेशन फॉलो कर रहा हो उसे भी हम फंक्शन कह सकते हो। तो चाहो तो आप ऐसे बोल दो एन इक्वेशन टेक एन इक्वेशन विच टेक एनी इनपुट टू गिव अ सिंगल आउटपुट, गॉट इट। या फिर आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हो, एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसका, और क्या डेफिनेशन हो सकता है इसका, which follow what, one to one relation or many to one relation। जो इस चीज, जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे वो भी क्या चीज है, फंक्शन। क्या आपको यहां तक बात क्लियर हो गई? अब अगर आपको ये समझ गया है तो फिर फंक्शन का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं आगे और समझते हैं फंक्शन के कुछ टाइप्स। तो पहला जो फंक्शन का टाइप है उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, मान लो मुझे दिया है y इक्वल्स टू, जैसे दे दिया 10, कोई जैसे कोई कांस्टेंट होगा, इधर कोई वेरिएबल नहीं होगा, ओके, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब अगर इसका ग्राफ बनाऊं, इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो y जहां पे भी 10 होगा वहां पे एक सिंगल लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि x की कोई भी वैल्यू मैं बदलूं, x की वैल्यू मैं 2 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं, कुछ भी रखूं, मुझे हमेशा आंसर क्या आ रहा है, हमेशा आंसर 10 आ रहा है। इसको ऐसे देखो, अगर मैं इसको मान लेता हूं कि f ऑफ x है और ये 10 है, अब इधर कोई भी वैल्यू रखो, 2 रखो तो आंसर क्या आएगा 10, 3 रखो तो आंसर क्या आएगा 10, 5 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 10, ये देखो चेंज ही नहीं हो रहा हो, गॉट इट। तो इस चीज को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया? ओके, नाउ एक और है जिसको हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। नाउ लीनियर फंक्शन क्या चीज होती है? लीनियर फंक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे, ये ऐसे, तो इनका जो पावर है x और y का जो मैक्सिमम पावर है ना, ये 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे फंक्शन को हम लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3x प्लस 2x स्क्वायर, क्या ये लीनियर फंक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है, x का जो पावर है वो 1 से ज़्यादा है, गॉट इट। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा लीनियर फंक्शन का। इसके बाद है क्वाड्रेटिक फंक्शन। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? जहां पे एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो। जब x और y पे जो मैक्सिमम पावर अगर वो 2 है तो हम इसको बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। बात समझ में आ गई? क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद आपकी बुक में एक और इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या चीज होती है? तो बेसिकली आपको फिलहाल इतना समझना है, जैसे y इक्वल्स टू, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है log x, तो ये क्या हो गया, किसका फंक्शन हो गया? ये log x का फंक्शन हो गया। और y इक्वल्स टू मान लो e रेज़ टू x लिखा हुआ है तो ये एक्सपोनेंशियल का फंक्शन हो गया, गॉट इट। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट या ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या चीज़ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो फिलहाल इनको एज अ टर्म आपको एज इट इज इसको आपको समझना है। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? गॉट इट। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो आपका फंक्शन डन हो गया। वी कैन मूव ऑन डेरिवेटिव, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई? और फिर कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे साथ में। डन।